दोस्तों, आज मैं एक ऐसी थ्रिलर मिस्ट्रीज को लेकर आपके सामने आया हूँ जो पिछले 85 ईयर से आज तक सुलझ ही नहीं पाई है। ये कहानी है उस शख्स की जिसे दुनिया की सबसे जाबाज पायलट माना जाता था। उस शख्स का नाम था एमिलिया एयरहार्ट। एक दिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं तो अपने प्लेन में बैठकर जाऊं, और वैसा ही हुआ। एक दिन वो अमेरिका से अपने एक को पायलट के साथ उड़ी तो थी, मगर वो कहाँ लैंड हुई किसी को पता नहीं। बस यही मिस्ट्रीज आज तक बरकरार है कि वो आखिर गई तो गई कहाँ। किसी के हिसाब से वो जिंदा थी और उन्होंने अपने आगे का जीवन किसी निर्जन टापू पर बिताया, तो किसी के हिसाब से जापानी सैनिकों ने उन्हें पकड़कर मौत की सज़ा दी थी। इन सभी हाइपोथेसिस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो की शुरुआत करते हैं एमिलिया की आखिरी फ्लाइट से। 1 जून 1937 के दिन वे अपने को पायलट फ्रेड लूनन के साथ अमेरिका के मायामी शहर से उड़ी। टारगेट था पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना। इस हिस्टोरिकल एयर जर्नी को पूरा करने के लिए उन्होंने कई स्टॉप को चुना। नॉर्थ अमेरिका से वे साउथ अमेरिका आई, वहाँ से अफ्रीका और अफ्रीका से इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ तक उनका सफ़र बिल्कुल ठीक गुजरा। 29 जून 1937 यानी ऑलमोस्ट 1 मंथ के लंबे पीरियड के बाद वो पापुआ न्यू गिनी के शहर लाई पहुंची। इन 29 दिनों में वो लगभग 22,000 मील का सफ़र तय कर चुकी थी। इस बड़े सफ़र के बाद प्लेन को सर्विसिंग कराना बेहद ज़रूरी था, तो एमिलिया ने 3 दिनों का ब्रेक लिया। इस दरमियान उन्होंने प्लेन की बारीकी से जांच की। खराब पार्ट्स को बदल दिया गया, इंजन ऑयल रिप्लेस कर दिया गया, डेंट्स को ठीक कर दिया गया, वगैरह वगैरह। इन सभी प्रोसेस के बाद एमिलिया का प्लेन फिर से अपने सफ़र का बाकी हिस्सा पूरा करने के लिए तैयार था। 2 जुलाई 1937 को एमिलिया ने फिर से उड़ान भरी। यहाँ से इनका पहला स्टॉप ज़्यादा दूर नहीं था। वो एक छोटा सा समुद्री टापू था जिसका डिस्टेंस लाई से लगभग 1600 फीट का होगा। प्लान के अनुसार उन्हें इस टापू पर लैंड करना था। इस टापू का नाम था हाउलैंड आइलैंड। ये टापू इतना छोटा था कि 10,000 फीट की ऊंचाई से भी इसे देख पाना लगभग नामुमकिन था। क्योंकि हम 1937 की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आज के मुकाबले तब का नेविगेशन सिस्टम इतना एडवांस भी नहीं था कि एमिलिया इस आइलैंड को परफेक्टली देख पाए। इस दिन सुबह हाउलैंड आइलैंड के पास मौजूद अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाज इटास्का को एमिलिया का पहला मैसेज मिलता है। वो मैसेज था क्लाउडी वेदर, क्लाउडी। इस मैसेज के कुछ घंटे बाद एमिलिया का दूसरा मैसेज मिलता है, जहां एमिलिया अपने लोकेशन का पता देती है। उनके अनुसार वे हाउलैंड से करीब करीब 200 मील की दूरी पर है। वे उन कोस्ट गार्ड से पूछती हैं कि उन्हें आगे कहाँ जाना है। कोस्ट गार्ड इसका जवाब भी देते हैं, लेकिन एमिलिया को उनका जवाब सुनाई नहीं देता। वे फिर से पूछती है। कोस्ट गार्ड फिर जवाब देते हैं, मगर जाने क्यों अब भी एमिलिया कोस्ट गार्ड को सुन नहीं पाती है। सवाल जवाब का यह सिलसिला बहुत देर तक चलता है, मगर रिजल्ट सेम। कोस्ट गार्ड तो एमिलिया को सुन सकते थे, मगर एमिलिया कोस्ट गार्ड को नहीं। 1.5 घंटे के इस कश्मकश के बाद कोस्ट गार्ड पूरी तरह से घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। सुबह के करीब करीब 8 बजे एमिलिया कहती है कि हम ज़रूर आपके आसपास ही हैं, मगर हम आपको देख नहीं पा रहे। हमारा ईंधन खत्म हो रहा है और मैं रेडियो से आप तक नहीं पहुंच पा रही। हम ज़मीन से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। उनकी आवाज़ में अब घबराहट और बेबसी समझ आ रही थी। वो अब समझ चुकी थी
कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। आइलैंड को ढूंढने के लिए एमिलिया हर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है। 8:45 AM उनका एक मैसेज कोस्ट गार्ड को मिलता है। वो मैसेज था, वी आर रनिंग नॉर्थ टू साउथ। बस यही एमिलिया के आखिरी शब्द थे। इसके बाद कोस्ट गार्ड को एमिलिया की आवाज़ दोबारा नहीं सुनाई दी। इसके बाद ना किसी ने उन्हें सुना, ना ही किसी ने उन्हें देखा। ये कहानी आज तक अधूरी दिखाई देती है। इस घटना के तुरंत बाद उस कोस्ट गार्ड ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उनके हाथों कुछ नहीं लगा। ऐसे हालात में विमान का मलबा मिलना तो लाजमी था, मगर वो भी किसी को नहीं मिला। कोस्ट गार्ड के असफल प्रयास के बाद यूएस नेवी खोज के लिए निकल पड़ी, मगर उनके भी हाथ निराशा ही मिली। एमिलिया ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हर पायलट को प्लेन उड़ाते समय उस मशीन का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी उड़ान के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। अब भला आप ही सोचिए, अपने प्रोफेशन के बारे में इतनी सतर्क रहने वाली एमिलिया इस तरह से गायब कैसे हो सकती है। खैर, उनके इस तरह से गायब होने का जवाब 85 ईयर्स के बाद भी नहीं मिल पाया। एमिलिया एयरहार्ट आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो अब बात करते हैं कुछ हाइपोथेटिकल थ्योरीज के बारे में जो उनके गुम होने के बाद की जाने लगी। कुछ हद तक इन थ्योरीज पर रिसर्च भी हुए, लेकिन हर बार नई रिसर्च पहली रिसर्च को खारिज कर देती है। अब सबसे सीधी बात यह है कि वे रास्ता भटक गई और फ्यूल की कमी की वजह से उनका प्लेन क्रैश हो गया और समुद्र में कहीं गिर गया। उनका प्लेन जहां क्रैश हुआ वहां सर्च टीम नहीं पहुंच पाई। एक सर्च टीम का मानना था कि वो पास के किसी आइलैंड पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि उन्हें वहां किसी इंसान के रहने के निशान मिले थे, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद एक और सर्च टीम ने उस आइलैंड के अपोजिट डायरेक्शन में अपना खोज अभियान चलाया, जहां उन्हें गार्डनर नामक आइलैंड पर कुछ सामान मिला। इन सामान में एक सेक्शन बॉक्स, एक जोड़ी जूता, वाटर बॉटल मिला। इन सभी में से सेक्शन बॉक्स का मिलना एमिलिया के इस टापू पर होने का आभास पैदा करता है, क्योंकि सेक्शन बॉक्स एक नेविगेशन डिवाइस है जिसे पायलट द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी भी पुख्ता सबूत मिलना बाकी था। अब बात करते हैं तीसरी सर्च टीम की। इस टीम को एक ह्यूमन स्केलेटन मिला था जो शायद एमिलिया का था। 1940 में इस स्केलेटन को एक ब्रिटिश लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया। टेस्टिंग के बाद पता चला कि यह स्केलेटन औरत का नहीं बल्कि एक मर्द का है। इस रिसर्च के ठीक 57 ईयर्स के बाद यानी 1998 में एक बार और इसे जांचा गया, लेकिन अब वो स्केलेटन तो बचा नहीं था। लिहाजा 1940 में मिले उस रिपोर्ट को एक बार और जांचा गया, जहां उस स्केलेटन के मैप को स्टडी किया गया, जिससे ये सामने आया कि वो स्केलेटन किसी आदमी का नहीं बल्कि औरत का ही था, और इनफैक्ट किसी औरत का नहीं बल्कि एमिलिया का था, जिसका रीज़न स्केलेटन की हाइट का एमिलिया की हाइट से एग्जैक्ट मैच होना था। इस रिसर्च के बाद एक और रिसर्च टीम ने 2050 में 1940 और 1998 की रिपोर्ट्स को बारीकी से चेक किया। दोनों रिपोर्ट को अच्छे से स्टडी करने के बाद उन्होंने एक तीसरा रिपोर्ट बनाया। ये रिपोर्ट 1940 वाले रिपोर्ट को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि इस रिपोर्ट के हिसाब से वो स्केलेटन एक आदमी का ही था। ये क्या दुविधा थी भगवान जाने। इस अजीब कश्मकश के चलते किसी भी रिपोर्ट का रिजल्ट पुख्ता नहीं माना जा सकता था। चलिए अब इन रिपोर्ट्स को ज़रा साइड करके किसी और बात पर नज़र डालते हैं। एक महिला ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने एमिलिया और फ्रेड को
जापान की जेल में देखा था। बस यही नहीं, उस महिला ने यह भी कहा था कि उन्होंने जापानी सैनिकों द्वारा एमिलिया और उनके साथी को मौत की सजा देते हुए भी देखा है। इस थ्योरी के हिसाब से एमिलिया बहती बहती जापान की तरफ निकल गई, जहां उन्हें जापानी सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी जान ले ली गई। अब मान भी लिया जाए कि ऐसा हुआ था, लेकिन जापान का इस तरह का बिहेवियर कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उस वक्त जापान और अमेरिका के रिश्तों में कोई खटास नहीं थी। बल्कि एमिलिया के खो जाने के बाद खुद जापान ने अपने एक सर्च टीम को एमिलिया की खोज के लिए भेजा था। तो जापान का इस प्रकार का बिहेवियर कुछ रास नहीं आता। बस यही से इस थ्योरी में कुछ खास बात नजर नहीं आती। इस आखिरी फाइट के पहले एक इंटरव्यू में एमिलिया ने कहा था कि मेरे लिए अब एक ही उड़ान लिखी है और शायद ये वही आखिरी उड़ान हो। उनकी ये बात साफ साफ उनके साथ आगे होने वाले इंसिडेंट्स को बयां कर रही थी। यह एक बात साफ है कि हम किसी भी थ्योरी को पुख्ता तौर पर रियल नहीं मान सकते। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि शायद एमिलिया के गायब होने की मिस्ट्री एक न एक दिन सुलझ जाए, जहां किसी दिन हमें पता चले कि आखिर उस जाबाज लड़की के साथ हुआ क्या था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मिस्टीरियस टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।